सो हे एवरीवन, आप सभी को न्यूज़ ये पता चल ही गई होगी कि जो लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का एग्जाम है वो अब आपका 20 सितंबर को शिफ्ट हो गया है। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो एज अ बायोलॉजी एजुकेटर मुझे लगा कि आप लोग को एक छोटा सा क्रैश कोर्स मुझे दे देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे बायोलॉजी, क्योंकि उसका कंप्लीट जो सिलेबस है उसमें बायोलॉजी ही आनी है। आपके पास लास्ट में जो ऑप्शन चूज करने को मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री या बायोलॉजी ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, तो जो बच्चे एनिमल हस्बेंड्री के बदले बायोलॉजी ऑप्शन चूज कर रहे हैं उनके लिए छोटा सा क्रैश कोर्स रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी वीडियोस देखने को मिलेंगे। हो सकता है डेली ना हो, लेकिन आपको टाइम टू टाइम इस पे वीडियोस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एग्जाम डेट की, तो 20 सितंबर 2026 को इसका एग्जाम होने जा रहा है। उसके बाद अगर ये कैंसिल हो जाए या पोस्टपोन हो जाए उसका कुछ कह नहीं सकते। तो अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो इसमें जो पार्ट ए में आपको नजर आ रहा है वो है आपका सेल बायोलॉजी, है ना। यहाँ पर पार्ट ए में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो सामने सेल बायोलॉजी हमारे पास टेक्सोनॉमी है, मॉर्फो हमें पढ़नी है, प्लांट्स में एनसीईआरटी बेस्ड ही ज्यादातर रहता है। प्लांट फिजियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमको प्लांट से पढ़ना है, मतलब बॉटनी पोर्शन ज्यादा है, और पॉल्यूशंस पढ़ने हैं। ये जो पार्ट ए आपका रहेगा इस सिलेबस से आपको बहुत ही जनरल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और जो पार्ट बी आपका आएगा जिसमें कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों है, वो थोड़ा सा इन डेप्थ बायोलॉजी आपकी आती है। तो पहले हम लोग इस प्रो बायोलॉजी चैनल पर पार्ट ए को डन करेंगे, देन हम आगे की क्लासेस करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं चीजें, तो आप इसको आगे जाके शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिसको भी ये यूजफुल रहे, ठीक है। जिसका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है और उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो बिल्कुल इस क्लास में आपको बेसिक्स से बताया जाएगा कि बायोलॉजी है क्या, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी में हमको किसके बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में जानते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ से आया है, जिससे हमारा बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। डन है, चलो देखते हैं। तो अपने आसपास जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, मैं यही आपका अज्यूम कर रही हूँ कि तुम में से जो ज्यादा बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं दोनों ही वर्ड्स यूज करूंगी, हिंदी और इंग्लिश के, जिसको जैसा ठीक लगे। तो फिर हमारा कुल मिला के लेक्चर प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अपने आसपास जो भी मैटर है, पदार्थ है, वो किसका बना है, अणु का बना है, परमाणु का बना है, जिन्हें हम एटम और मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे ऐसे एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनमें से एक को देखें तो अभी तक हमको जो मिनिमम यूनिट पता है, सबसे छोटी यूनिट पता है, वो एटम है। हाँ, हमें पता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, उससे भी छोटे हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। बट जो एनसीईआरटी लेवल है वो एटम तक हमें बताता है, ठीक है। एटम के बाद क्या बनते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे क्या बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे। और कंपाउंड्स के बाद हमारा क्या बन जाता है, मैटर बन जाता है। अभी जो कहानी है इतनी आसान भी नहीं है। ये सारी चीजें दो तरीके से होती हैं। या तो ये चीजें लिविंग बनाती है बच्चों, सजीव बनाती है, या तो ये नॉन लिविंग बनाती है, मतलब कि निर्जीव चीजें बनाती है। लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अब लिविंग की कहानी भी समझते हैं, नॉन लिविंग की कहानी भी समझते हैं। क्या हुआ था, एक बिग बैंग थ्योरी हम लोगों को पता है, नाम है बिग बैंग थ्योरी। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो जो आपकी बिग बैंग थ्योरी थी उस टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ नहीं, नथिंग, हमें नहीं पता वो क्या चीज थी, उसको डार्क एनर्जी ले लो, डार्क मैटर ले लो, वट, उसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिससे कि बहुत सारी आकाश गंगाएं बनी, मतलब कि गैलेक्सीज बनी, सोलर सिस्टम बने, हमारी अर्थ बनी, है ना। इस एक गैलेक्सी का नाम मिल्की वे था, हमारी आकाश गंगा जो है इसका नाम मिल्की वे है। उसको मैंने जूम किया तो देखा कि उसके बीच में इस तरीके का एक स्टार है। हाँ, ये तो हार्ट बन गया, ठीक है। चलो, तो उसके बीच में क्या है, एक स्टार है, और स्टार का नाम सन है जो हमारा सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर कुछ पत्थर के टुकड़े, मतलब कि प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से तीसरे नंबर का ग्रह एक हमारा है जिसका नाम है प्लैनेट अर्थ। पृथ्वी उसका नाम हो जाता है। अब इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है उसको गौर से देखेंगे। हमारी जो अर्थ होती है वो किस शेप की होती है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जो हमारी अर्थ है वो इस तरीके से उबड़ खाबड़ है, जैसे एक पत्थर होता है सिंपल सा, एसिमेट्रिकल, असमितीय जो पत्थर होता है वो इस तरीके से होता है। तो जो अर्थ की शेप होती है बच्चों वो होती है जियोइड शेप, है ना। जियोइड शेप होती है। अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, यहाँ पर खूब सारे ज्वालामुखी फटते थे, जिनसे क्या निकलती थी, गैसेस निकलती थी, है ना। वो जो गैसेस होती थी वो यहाँ बादल बनाती थी इस तरीके से। वो गैस क्या होती थी, वो CO2 हो सकती थी, वो मीथेन थी, वो आपकी अमोनिया थी, और वो थी आपकी वाटर वेपर, मतलब कि जो आपका वाष्प होता है। इस तरीके की चार गैसेस थी। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि जब विकास चल रहा था, विकास हो रहा था, है ना, इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं था तो अर्थ पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो ये जो चार गैसें हैं इन्होंने नींव रखी इसके वातावरण की, जिसको हम एटमोस्फेयर बोल देते हैं, ठीक है। तो जब बादल बनने लगे तो फिर बादल बनने के बाद ये क्या होने लगे, बरसने लगे, है ना। तो इस तरीके से जब बारिश होगी तो हमको पता है बारिश क्या करती है, गड्ढों को भर देती है। तो इनको जो ऐसे गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर दिखते हैं बच्चों, इनको कहते हैं डिप्रेशंस।
इन्हें हम कहते हैं डिप्रेशंस। और ये डिप्रेशन क्या होने लगे, बारिश से फिल होने लगे। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से बना लूं, देखो ये गड्ढों को ऐसे भर दूं, तो आप देखोगे, देखो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे गोल सी आकृति लेने लगी है। इसलिए पृथ्वी हमें बाहर से कैसे दिखती है, गोल दिखती है। एक अच्छे से डायग्राम से दिखा देते हैं। देखो इस तरीके से अर्थ रही होगी, और अगर यहाँ देखो इस तरीके से, यहाँ ये डिप्रेशन फिल होने लगे, यहाँ ये डिप्रेशन फिल होने लगे, यहाँ ये गड्ढे भरने लगे, तो बताओ जब ये गड्ढों में पानी भर जाएगा तो क्या बनेंगे, बड़े बड़े महासागर बनेंगे, जिन्हें हम ओशियंस कहते हैं। तो ये क्या बनने लगे, आपके ओशंस बनने लगे। अब इन महासागरों के अंदर क्या चल रहा है, क्या बन गया हमारा, महासागर, या फिर इन्हें ओशंस बोल देते हैं, ठीक है, सी, समुद्र जिसको तुम कहते हैं। अब समुद्र के अंदर क्या चल रहा है, देखो यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हमने बोला बायो मॉलिक्यूल्स। अभी मैं काफी शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, बेसिकली इवोल्यूशन का टॉपिक है जो हम वहीं चैप्टर में जाके अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं क्या क्या थे, देखो ये वसा हो सकती है, फैट हो सकती है, ये आपकी प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, ये आपके शुगर हो सकते हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। फैट वसा होती है, प्रोटीन प्रोटीन होती है, शुगर को हम शर्करा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल जिन्हें हम कह देते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनने लगे, बायोमोलिक्यूल बनने लगे, और ये बायोमोलिक्यूल आपस में कुछ डांस करने लगे। तो उनका कैसा डांस था, देखो फैट ने बोला कि मैं बाहर इस तरीके से एक लेयर बना देता हूं, है ना। तो किसकी लेयर बनने लगी बच्चों, ये बनने लगी फैट की लेयर, ठीक है। और इसके अंदर ये देखो ये आरएनए इस तरीके से फंस गया, ये था आपका आरएनए, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गए, कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ गए। तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ी थोड़ी कोशिका नुमा स्ट्रक्चर बनने लगा है ना। ये अभी लिविंग नहीं है, ये क्या था, नॉन लिविंग था। और कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बोला कि ऐसी फैट की लेयर बनती है, जबकि कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला, कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि वाटर फिल्म बनती है, इसको H2O की फिल्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट ने इनको नाम दिया माइक्रोस्फेयर, माइक्रोस्फेयर जो कि सिडनी फॉक्स ने दिया था, और कॉसरवेट्स इनको बोल देते हैं, माइक्रोस्फेयर या कॉसरवेट्स इनको बोल देते हैं। इसके अंदर भी देखो डीएनए हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, शुगर, प्रोटीन, इस तरीके से। तो इन्होंने नींव रखी कि अब हम नया नया सेल बनने जा रहे हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इनमें थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन हुआ होगा। इन्होंने क्या देखा कि जो हार्श कंडीशन थी तो इन्होंने अडेप्ट करना शुरू कर दिया। अडेप्ट मतलब क्या होता है, इन्होंने अपने को अनुकूलन बोलते हैं ना, मतलब परिस्थिति के अनुकूल होने लग गए, उन्होंने अपने को अडेप्ट करना शुरू कर लिया। तो क्या होने लगा, जब अडेप्टेशन शुरू हो गई तो इनके बाहर प्रॉपर क्या बनने लगी, वॉल बनने लगी। तो इस तरीके से एक दीवार बन गई, है ना। तो वॉल बनी होगी तो फ्यूचर में जाके क्या बनी होगी, सेल वॉल बनी होगी। ये फैट की लेयर जो बनी थी ये यहाँ पर किस फॉर्म में आ गई बच्चों, ये आ गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्म में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्म में आ गई, ठीक है। जो अंदर डीएनए आरएनए था, तो आरएनए तो बहुत अनस्टेबल होता है, तो इसने क्या बना लिया, इस तरीके से डीएनए बना लिया, है ना। तो ये क्या बन गया, जेनेटिक मटेरियल। ये है आपका डीएनए। डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। डन है इतना, ठीक है। अब इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बनने लगा तब हमने जाना, है ना, कि ये पहला पहला लिविंग बनने लगा। अब इसके अंदर का क्या खासियत थी, इनके अंदर जो माइक्रोस्फेयर कॉसरवेट्स इनको हमने क्यों बोला सेल जैसा, इनके अंदर एबिलिटी थी कि एक के दो हो जाते थे, है ना। माना कोई चीज ऐसी है इस तरीके से, इसके पास न्यूक्लियस है, तो उसके पास एबिलिटी आई कि इस तरीके से एक के दो हो जाए, है ना, इस तरीके से एक के दो हो जाए। तो ऐसा तो हम कोशिका में देखते हैं कि न्यूक्लियस अलग अलग हो गई। ऐसी अगर कोई वाटर की फिल्म का, है ना, बाहर से एक जल की फिल्म बनी हुई है और वो दो भागों में विभाजित हो जा रहा है खुद ब खुद, तो इसका मतलब उसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी आ गई है। तो ऐसी सेल के साथ हुआ, इस सेल ने जब डिवीजन करना शुरू किया तब नेचर में क्या आ गया, लिविंग की प्रेजेंस आने लगी। तो ऐसे करके मिलता है बच्चों मुझे अपना फर्स्ट लिविंग, और इसको क्या बोल दिया हमने, सेल। ऐसे करके क्या मिला मुझे, फर्स्ट लिविंग सेल देखने को मिलता है। अब फर्स्ट लिविंग सेल को हमने नाम क्या देना था, देखो तो इसको नाम दिया गया प्रो। प्रो मतलब होता है बच्चों ओल्ड, पुराना, या फिर प्रीमिटिव, पुराना या प्राचीन, इसे बोल देते हैं प्रो। और कैरियोट मतलब क्या होता है, कैरियोट मतलब होता है केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। क्लियर है।
पुराना टाइप का न्यूक्लियस था। तो पुराने टाइप के न्यूक्लियस का क्या मतलब है, तो यहीं पे मैं आपको बैक्टीरिया का डायग्राम बना के भी दिखा रही हूँ। हमारे मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ पे डन हो रहे हैं, ठीक है। तो सब ध्यान ध्यान से देखो, इन्होंने बोला कि जो इसका न्यूक्लियस था, तो देखो न्यूक्लियस में क्या था, देखो इस तरीके से हमको पता है डीएनए होता है, सर्कुलर टाइप का होता है, ऐसे राउंड सा होता है, और इसके जो स्ट्रैंड होंगे बच्चों, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। दो स्ट्रैंडेड होंगे इसके, दो स्ट्रैंड होंगे सॉरी, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, इसमें क्या बन गया था आपका, इसमें बन गई थी बाहर एक दीवार, तो उसको हमने क्या बोला, उसे हमने बोला सेल वॉल। चलो देखो, तो इस तरीके से यहां बाहर क्या बन गई, हमारी एक वॉल बन गई है। तो इसे हमने नाम दे दिया सेल वॉल, इसे हमने नाम दिया सेल वॉल। डन। सेल वॉल के बाद अंदर बन गया आपका सेल मेम्ब्रेन। मैं इसे जरा ठीक कर दूं, ये कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। इससे कर लेते हैं हम। चलो अभी ठीक है। देखो क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसका क्या नाम है। तो देखो ये जो आपका सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर एक चीज हमें देखने को मिलती है। अब देखो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, इस तरीके से मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो इसे हम बोल देते हैं बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये एक लेयर है। ये किसकी लेयर है, ये शर्करा की लेयर बनी हुई है, शुगर की लेयर बनी हुई है, ठीक है। इसे हम कह देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। लिख लेते हैं इसका नाम, इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। डन। और ये अंदर जो पिंक कलर से हमने बनाई है, इसको क्या बोल देंगे, सेल वॉल बोल देंगे। तो वो प्रोकैरियोटिक सेल से, प्रोकैरियोटिक सेल की, या क्वेश्चन आएगा बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसके सबसे बाहर का आवरण को क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद कौन से पार्ट आता है, उसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। अब सेल वॉल के बाद क्या रहा, देखो सेल वॉल के बाद एक लेयर आती है, और ये जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो येलो वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, येलो वाला पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर है, ओके। और क्या क्या मिलेगा मुझे इस सेल के अंदर, मुझे सेल के अंदर देखने को मिला एक एमआरएनए। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि जो डीएनए होता है उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एक प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में अनुलेखन कहते हैं, जिसकी वजह से बनता है हमारा आरएनए, ठीक है। इससे क्या बनता है, हमारा आरएनए बनता है। और आरएनए में एक प्रक्रिया होती है ट्रांसलेशन, जिसे हम अनुवादन कहते हैं, और उससे बनता है हमारा प्रोटीन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, है ना। क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी में क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी में जो हमारा डीएनए होता है वो बनाता है आरएनए, और जो हमारा आरएनए होता है वो बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन को ऐसा फोल्डेड फॉर्म में दिखाया जाता है हमेशा, तो इसको बोल देते हैं हम प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताओ, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या बोल देते हैं, अनुलेखन। अनुलेखन मतलब किसी चीज को कॉपी करके उसके जैसा कुछ बना दो, अनुलेखन, ठीक है। और फिर आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, अनुवादन। तो अनुवाद करने को ट्रांसलेट करना बोलते हैं, तो इसी को बोल देते हैं हम ट्रांसलेशन। क्लियर है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। इसको कहीं लिख लो अपनी कॉपी में, सेंट्रल डोग्मा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि क्या इस आरएनए से डीएनए बन सकता है, हाँ आरएनए से डीएनए बन सकता है। इस आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बट सेंट्रल डोग्मा में ये स्टेप नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रही हूँ, हम अलग से पढ़ लेंगे। इतना क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम अपने प्रोकैरियोटिक सेल पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के सबसे बाहर का आवरण था ग्लाइकोकैलिक्स, फिर था आपका सेल वॉल, देन था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे अंदर जो येलो कलर का भाग मैंने बनाया है डीएनए का, जिसको हमने क्या बोला था कि ये सर्कुलर है। एक मिनट देना, मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं, ये काफी स्क्रीन घेर रहा है, ठीक है। इसके पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो प्रोबायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल से आप इसको ले लेना, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी। तो ये क्या है, देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर है,
कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका न्यूक्लियोइड, इसका नाम है न्यूक्लियोइड, और इसे हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए, इन नाम से आ सकता है। क्वेश्चन आएगा प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसे क्या कहते हैं, या मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा तो उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोनाउंस करो साथ में, ये लेक्चर के साथ में, न्यूक्लियोइड उसे कहते हैं। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। डन है। अब हम बात करें इसकी कि भाई इसने आरएनए बनाया, तो मैम ये आरएनए क्या करता है, तो आरएनए देखो खासकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में पाया जाता है। ये जो आरएनए है इस पर मुझे छोटे छोटे माला के दाने जैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। तो ये क्या हो जाएंगे, राइबोसोम्स। और इसमें क्या मिलता है, ये वाला mRNA। तो mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए होता है। इन दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कह देते हैं बच्चों पॉलीसोम। क्लियर है, इसे हम कहते हैं पॉलीसोम। डन। तो अब मैं लेक्चर यहीं पे खत्म कर रही हूँ, मैं आपको कंप्लीट नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं इसको कंप्लीट तभी करूंगी जब आप लोग के इस पे अच्छे व्यूज और कमेंट्स आएंगे, आप बताएंगे कि हाँ मैम ये लेक्चर कंटिन्यू करो, तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद इसे अपलोड कर रही हूँ। आप लोग चैट बॉक्स में लिखो कि क्या आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तभी मैं आगे मेहनत करूंगी, वरना फिर मैं भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए नहीं डालूंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे दीजिए, तो मैं कल फिर से आपके लिए लेक्चर ले आऊंगी। क्लियर, चलो बाय बाय, टेक केयर।